बिदआत और ऐसी। जी। पोप के जो इख्तियारात थे, पोप के जो अपने दायरा कार था, वो इस हद तक गुलू की हद क्रॉस कर गया था कि लोगों को जो जुर्म है, लोगों का गुनाह है, वो भी पैसे दे कर लेकर जो है वो बख्श देता था और माफ़ी का जो है वो ऐलान करता था। और इस तरह के जो फ़वाइद हैं वो पादरी हजरात या उनके जो पोप थे वो इस्तेफादा करते। लेकिन उसके मुकाबले में जो लोगों को बेनिफिट देने होते हैं या सहूलियात होती हैं वो ये मुयसर नहीं थी। असल में ये भी एक शख्स था जिसको भटकने से, जिसके ऊपर जुल्म होने से, जिसको खराश और जख्म लगने से ये माइंड बदला और उसने कहा कि पोप को इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए। और उसने फिर एक तहरीक शुरू की थी, जिस तहरीक का नतीजा ये हुआ कि उस पूरे पोप के जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया गया, उसका जो इस्लाहात की गई। और इस इस्लाहात में फिर ज़ाहिर है जब वो तहरीक बढ़ जाती है तो दो नज़रिए वजूद में आ गए। एक कैथोलिक जो उनकी हिमायत करता था पोप की, और दूसरा प्रोटेस्टेंट जो उसको कहता था कि कुछ इख्तियारात तो ठीक हैं पोप के, लेकिन कुछ में हद एतदाल से आगे चले गए हैं, बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं। तो उन बाउंड्री क्रॉस करने वाले चीज़ों को जो है वो वापस लाने के लिए, या जो बिदआत और इस तरह की चीज़ें जो है वो थी, उनको लाने के लिए वापस अहम किरदार अदा करता था। जी। जो अभी तक हमने इस स्लाइड से पढ़ा है, इस हवाले से हाफिज एहतेशाम साहब आप क्या समझे हैं या क्या कुछ बयान कर सकते हैं? अ, मुफ्ती ताहिर साहब ने जैसे बेहतरीन अंदाज में खुलासा जिक्र कर दिया है। मैं यही समझा हूँ कि ये जो जमात थी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जेजुइट, ये ना तो मुकम्मल तौर पे मतलब पॉप की हिमायत में थी, और ना ही मुकम्मल तौर पे ये जिसे आप आज की ज़ुबान में कह लें कि दीन से हटी हुई थी, ना अपने मजहब से हटी हुई थी। बल्कि ये एक मुतदल किस्म की जमात थी जो कलीसा के अंदर इस्लाहात भी चाहती थी, यानी जहाँ पे खराबियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और साथ साथ ये जो मुआशरे में मौजूद लोग थे, यानी जो मुकम्मल तौर पे कलीसा से हटे हुए थे, उनके साथ भी ये जुड़ी हुई थी, ताकि वो उनसे भी ये जमात दूर ना हो और कलीसा से भी दूर ना हो। और दोनों के मबैन, जैसे आप कहते हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे नरम हड्डी जो होती है इंसान के अंदर, जो गोश्त के साथ भी मिली हुई होती है और दूसरी तरफ से हड्डियों के साथ भी मिली हुई होती है, यानी दोनों के मबैन वो पुल का किरदार अदा करती है। तो गोया ये जमात मिन वजहिन दीनी एतबार से मजबूत थी, और मिन वजहिन ये मुआशरा के साथ जुड़ी हुई थी, ताकि दोनों के मबैन एक पुल का किरदार अदा करे और अपने दीन और अपने मजहब की इशाअत के लिए और असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक ये आगे बढ़ सके। तो मैं इससे कुछ ये समझा हूँ। जी। कौन अपनी आरा पेश करना चाहता है अगला? इसमें बुनियादें कौन कौन सी थी? असल इस चीज़ को हमें डिस्कस करना होगा। इस तहरीक की बुनियादी अनासर कौन कौन से थे, बुनियादें कौन कौन सी थी? ये असल में जो मैंने और फिर फराज साहब ने और फिर एहतशाम साहब ने गुफ्तगू की है ना, ये थी जो इस इन स्लाइडों को दिखाने से पहले हमने करनी थी, यानी हमें करनी चाहिए थी। तो ये बिल्कुल बुनियाद हो गई या तमहीद हो गई। अब ये जो तहरीक उठी थी, अब ये तहरीक के बुनियादी स्तून क्या थे, वो ये हैं जो आप हजरात के सामने हैं। इस पर आप जी। फराज साहब एक एक मिनट इन स्लाइडों पर ले लें, फिर दो चार साथियों से गुफ्तगू जी। करवा लें। जी, हम दोबारा दोबारा इसको देख लेते हैं। जी, अबरार साहब पहला सतून जो है वो ज़रा देखिएगा, आप पढ़िएगा। अ, जब इन्होंने एक तहरीक की बुनियाद रख ली, तो उसमें जो बुनियादी चीज ये थी कि हम कहीं रूहानियत से दूर न चले जाएं। तो रूहानी मशकें इन्होंने अपने उसमें जरूर रखी, क्योंकि जब इंसान अपनी असल से हट जाता है तो वो कहीं और जा निकलता है। तो इन्होंने अपने नफ्स पर काबू पाना, इसको बुनियाद बनाया, और खुदा की मर्जी को तलाश करना और उसी पे अमल करना, यहाँ से इन्होंने वो सिलसिला शुरू किया। ये जी। पहला उनका स्तून। जी, यानी जदीद को अपनाया लेकिन अपने रूहानी पहलू को भी साथ रखा। ऐसा नहीं था कि
जिद्दत आ गई है तो फिर आजकल के उस के मुताबिक के जदीद जो ख्याल के लोग होते हैं वो इबादत से कट जाते हैं और बिल्कुल अपने आप को अपडेट समझते हैं। ऐसा नहीं था। उन्होंने दोनों जावियों से जो है वो रूहानी पहलू को भी और जिद्दत को भी इख्तियार किया। जी, असमा साहबा, दूसरा सतून कौन सा था उनकी तहरीक में, या जिसकी बुनियाद दूसरा उन्होंने सब रखी? उनका तालीमी खिदमत थी। यानी इन्होंने ना यूरोप के साथ साथ तक कि भी हम लोगों ने फनून लतीफ़ा यानी सिर्फ दीनी तालीम में नहीं करना, बल्कि इसके साथ फनून लतीफ़ा की तालीम भी शामिल हो, ताकि हमारे ऐसे लोग तैयार हो सकें जो चर्च की खिदमत सिर्फ ना करें। यानी ये ना हो कि वो चर्च ही के गिर्द घूमते रहे, बल्कि वो दुनिया को भी चला सके। इसलिए इन्होंने ना अपने मैदान को फैलाया, तालीमी मैदान को। गोया कि हम इसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का इंतजाम किया। जी बिल्कुल, यानी उस दौर में उन्होंने दीन और दुनिया के हसीन इम्तजाज को जो है वो पेश किया और बेहतरीन अंदाज में चलाया। जी, इकरा शरीफ साहिबा। पिछला वाला ये जो दूसरा स्तून है, तो ये वो बुनियादी जो कड़ी है जिसको हम ना इस तहरीक को पढ़ते हुए इससे जो सबक ले सकते हैं ना, कि जी जी एक ऐसा माहौल जो मुल्की सतह पर हो, और जहाँ पर यानी हम अगर आज की इस सिस्टम के साथ जोड़ें तो यानी सेकुलरिज्म इतना ज़्यादा हो जाए, लिबरलिज्म इतना हो जाए कि उसमें से आप अपने जो मकसद है या जो असल आपका जो मिशन है उस मिशन को वो धुंधला पड़ा हुआ है। और उसमें आप एक ऐसा निज़ाम तालीम लेकर आ रहे हो जो निज़ाम तालीम उस खलीज को पाट सकता है। तो ये चीज़ उन्होंने की है, देखिए, कि निज़ाम तालीम लेकर आए हैं। जी और जी ठीक है, पहले वाला वो रूहानी मशकें थी, वो चीज़ें थी, लेकिन दूसरे वाले स्तून को अगर आप इस पे थोड़ा सा और ड्रिल करें, आप लोग थोड़ा सा इस पे गौर करें, तो उन लोगों ने जो सोचा उन्होंने कहा नहीं, हमें ये जो तालीम का इम्तिजाज है और ये थ्रू एजुकेशन हम लोगों ने इम्पेक्ट लेकर आना है और तब्दीली लेकर आनी है। और उस वक्त देखें, सोचना कि बगैर तालीम के हम कुछ भी नहीं कर सकते और आने वाली नई नस्ल को हम उस वक्त तक तैयार कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ जिक्रों से और सिर्फ मुराकबों से काम नहीं चलने वाला। ये पूरा एक निसाब बनाना पड़ेगा, पूरा एक इदारा साजी करनी पड़ेगी। तो क्या मदरसा डॉट बी के अभी इस तहरीक पे नहीं चल पड़ा? 2026 के अंदर भी हम देखें यही सोच रहे हैं ना, कि जी जी इदारा जी, साज टीम। और हमारे बिल्कुल। सालाना प्रोग्राम के अंदर जो पूरे जो हमारे वहाँ पे मेहमान थे, जका मुस्तफ़ा साहब दूसरे, उन सब ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बताओ कि ये तुम लोगों ने ये वाला सोच कैसे ले आए कि इदारा साज टीम बना रहे हो आप लोग। यानी जहां से भी आपकी शोबा तरबियत है उसकी भी आखिर जाकर इदारा साज टीम पे रुकती है। शोबा यूनिवर्सिटी स्टडीज है उसका भी जो एंड गोल है वो जाकर इदारा साज टीम पे रुकता है। तो ये आप लोगों ने कैसे सोच लिया? तो मेरे ख्याल से ये सोच सिर्फ इसी वजह से है कि मुल्क के अंदर एक इल्मी रिगर पैदा हो, ऐसे इदारे बने, ऐसे इदारा साज टीमें बने कि जो रिसर्च को लेकर आए, जो गहराई को लेकर आए, जो इल्म को लेकर आए। और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान से जो रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए या रिसर्च की जो भी किताबी शक्ल हो या कोई भी शक्ल हो, वो आलमी सतह पर पब्लिश होने में इंतहाई कमजोरी है। जैसे उस दिन हम ऑफिस में जो डॉक्टर अवेमर आए हुए थे, तो उनके साथ एक साथी पाकिस्तान से ही थे, कमरान साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका नाम मुझे अभी ज़हन से उतर गया। तो उन्होंने ये वाली बात की, हालांकि वो थोड़ा सा मायूस थे। जो हमारे वहाँ पे सेशन भी था, तो उस सेशन में भी वो मौजूद थे। तो उन्होंने थोड़ी सी मायूसी का इजहार किया कि हम तो मायूस थे कि पाकिस्तान में बस ऐसे ही आर्जी तौर पर बस चीज़ें चल रही होती हैं, कोई गहराई नहीं है, हमारी आलमी सतह पर कोई रिसर्च जो है ना वो पहुंचती नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें कि अच्छा, फिर उसने यहाँ पे बिल्ड किया कि मदरसा डॉट पी क्या है, कि हमें रोशनी की किरण नजर आ रहा है कि ये जो इदारा साज टीम बनाने की तरफ जा रहा है, ये जो निज़ाम तालीम की को जो है ना वो मेयारी करने की तरफ जा रहा है, ऐसे अफराद तैयार कर रहा है, तो इससे हमें थोड़ी सी उम्मीद मिल रही है। तो वहां से हमने रिफ्लेक्ट ये किया, मैंने फिर वहां भी ये अर्ज की कि मेरे यहाँ करीब में हमारे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बड़े बड़े मदरसे हैं, एक एक मदरसे में तकरीबन 36-36 हज़ार स्टूडेंट हैं। और हम भूल जाएंगे अपने मदरसों को जब हम वहाँ के मदरसों की बात करेंगे। तो उन मदरसों की मैं समझ रहा था कि यार, मैं जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो शायद इससे पहले तो किसी ने नहीं की होगी ना।
मैंने जब उधर आर्टिकल देखे तो वो आर्टिकल्स मलय लैंग्वेज में और इंडोनेशियन लैंग्वेज में एग्जैक्ट मेरी रिसर्च के मुताबिक पहले से हुए पड़े हैं। और वो इंडोनेशियन जर्नल्स, मलेशियन जर्नल्स इतने ओपन हैं, आप सिर्फ ढूंढें तो आप अपने फ्री में आर्टिकल्स वहां पे डालें, और रिव्यू के बाद वो गवर्नमेंट फंडेड जर्नल्स हैं जहां पे आप फ्री में पब्लिश करें, और जिनका मकसद ये है कि आलमी सतह पर रिसर्च जो है ना वो फैले, और रिसर्चर्स जो है वो सामने आए। तो ये यहाँ से हमने ये चीज बिल्ड की है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए कि जो आलमी तौर पर लिखें। ये अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो भी मुल्क लिखते हैं वो अपनी जबान में लिखते हैं, आपको उनकी जबान से ट्रांसलेशन करके उनसे फायदा हासिल करना होगा। तो हम भी उर्दू में लिखें, अगर इंग्लिश नहीं आती, अरबी नहीं आती, हम उर्दू में लिखें और उर्दू को पूरी दुनिया में लेकर ना उस तहरीक को जाए। तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी जो रिसर्चेज हैं, हमारे पाकिस्तान में जो इल्मी काम हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से बस एक छोटी सी बात और करूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे आप लोगों को मौका देता हूँ। आज मैं देख रहा था ना कि अभी जो हमारा ये जो एल्गोरिदम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये भी ना एजुकेशन के अगर ऊपर आप काम करते हो या किसी को कुछ सिखा रहे हो, ये आपको इतना बूस्ट करता है, इतना बूस्ट करता है कि आपकी सोच है। अच्छा, वहां पर ये भी चीज लिखी हुई है कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी ऑडियंस कितने मुल्कों में है। अगर आपकी ऑडियंस जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, यानी आप उसको अपनी रिसर्च को या अपनी 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 उस बात को दूसरे मुल्कों तक नहीं पहुंचा सकते, तो फिर भी आप बाउंड है, यानी वो आपको ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देगा। किसी हद तक आपको कहेगा कि यहाँ तक जाओ, यहाँ से आगे नहीं जाओ, क्योंकि आपकी ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है। अगर अगर आपकी ऑडियंस दूसरे मुल्कों में भी है, यानी वहां भी आपको लोग सुन रहे हैं, बेशक कैप्शन लगाकर सुने, किसी तरह भी सुने, या ये कि आपके पास वो दो तीन जुबानें हैं जिन जुबानों तक आप उन तक पैगाम पहुंचा सकते हो, तो भी वो आपका वो एल्गोरिदम समझ जाता है कि आप एक आलमी आदमी हो, आप एक इंटरनेशनल सतह के आदमी हो। तो ये चीज़ हमें ज़रा सोचनी है। और जो हमारी ये तहरीक है, जो हमारा विजन है, वो हमारा विजन जो इदारा साज टीम की तरफ जा रहा है, इसके अंदर हम सब ने कंट्रीब्यूट करना होगा। शुक्रिया। जी माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा। मैंने तो अगली स्लाइड इसी को जुगाली करने के लिए बनाई थी, तो मुफ्ती हसन साहब ने यहाँ जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में डिस्कस कर लिया है। इसके साथ एक और चीज़ का इजाफा करूँ कि यहाँ एक जुमला लिखवाया है मैंने कि जो मुकद्दस समझते हैं पोप को, जो ईसाई अपने इबादतगाह को तकद्दुस देते हैं, तकद्दुस अपनी जगह है, लेकिन उसको इस तरह इस हद तक उसके ना लिया जाए कि उसके खिलाफ बात ही नहीं सुनी जा सकती, या उसके जो हद एतदाल से क्रॉस कर जाता है तो उस बाउंड्री को वापस उस कलीसे को लिया नहीं जा सकता, लाया नहीं जा सकता, और पोप को शान में गुस्ताखी समझी जाती है। यानी जहाँ तालीम दी जा रही है वहाँ बात करने का तरीका और सलीका भी बताया जा रहा है कि इज़्ज़त व एहतराम के साथ उसके ख़िलाफ़ बोलो, लेकिन ख़िलाफ़ का मतलब ये नहीं है कि आप उसके बिल्कुल अपोजिट जाओ, बल्कि उसमें इस्लाह के लिए, उसमें रिफॉर्म के लिए। और दूसरा जो बात कर रहे हैं असद साहब, वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि जब आपकी तहकीक होती है तो फिर उसको जो भी ज़बान हो उस ज़बान से मुहक्किकीन लेने वाले जो है वो ले लेते हैं। मैं कल ही माहौलियात और इस्लाम की तालीमात पे एक चैनल पे प्रोग्राम करने के लिए गया, तो मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने अरबी में जो है वो बहुत बड़ी रिसर्च और किताबें देखी हैं इस मौजू पर, जबकि उर्दू में चंद आर्टिकल जो है वो हमें मिले हैं। तो जब सर्च करने वाला सर्च करता है तो वो ज़बान, अब आजकल तो वो लिमिटेशन ही ख़त्म हो गई है, बैरियर ही ख़त्म हो गया है ज़बान का। लिहाजा आप अपनी ज़बान में भी अगर सर्च करते हैं तो वो सर्च रिसर्च आपकी जो है वो दुनिया भर देख सकती है। जी, हम अगले सुतून की तरफ बढ़ते हैं। इकरा शरीफ साहिबा, इस तहरीक का तीसरा सुतून क्या था? इकरा शरीफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं हैं? और कौन हमारे साथ है? मेरे पास लिस्ट असल नहीं आ रही, सिर्फ तीन शक्लें सामने आ रही है, मक्की और मुफ्ती हसन साहब की।
میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا میری جی جی، آواز نہیں آواز آ آ رہی؟ رہی ہے، آپ کی کلیئر آواز آ رہی ہے۔ آپ جی اپنی اسکرین کو تھوڑا مرتضی سا چھوٹا کر لینا تو اوپر سارے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ریکارڈنگ مرتضی تو بھائی، جی میں پڑھ جی دیتا ہوں۔ مرتضی بھائی کر رہے ہیں نا۔ جی 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 مرتضی بھائی۔ جی، تیسرا ستون، سائنس اور تحقیق، ایمان اور سائنس میں ہم آہنگی، میٹورکی، چین میں ریاضی اور فلکیات کے ماہر، سائنس کو خدا کی تخلیق سمجھنے کا نظریہ، زلزلہ شناسی اور فلکیات میں نمایاں خدمات۔ جی یہ اس تحریک کا جو ہے نا وہ تیسرا ستون ہے، جس کے اندر سائنس اور تحقیق، ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس دور کے اندر آپ سائنس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں جن ممالک کے پاس، جن لوگوں کے پاس سائنس ہے اور انہوں نے اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو وہ دنیا کے اوپر ان کا نام ہے اور ان کی شہرت ہے، اور ہر لحاظ سے وہ جو ہے نا وہ آگے جا رہے ہیں۔ تو سائنس بھی اس ٹائم جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا وہ انفارمیشن کا، ہمارے سیکھنے کا جو ہے نا ایک میدان ہونا چاہیے۔ انہوں نے دیکھے کتنے سال پہلے جو ہے نا اس چیز کو شروع کیا تھا، اور آج یہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنی دین کے ساتھ چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ جدید ٹیکنالوجی سائنس ہو جائے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے۔ تو ان کا جو ہے نا وہ نظریہ بہت پرانا ہے یہ، ماشاءاللہ۔ جی، اور اس سے ایک اور نتیجہ بھی لیا جا سکے، جدید جو ہے وہ چیزیں وہ سیکھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ وہ اپنے بنیادی عقائد سے نہیں ہٹ رہے تھے، ایمان کے ساتھ ساتھ جی، وہ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ یعنی اپنی آج روحانیت کل ان کے کی ہم اصطلاح برقرار میں، رکھی تھی انہوں نے۔ ہاں جی۔ ہاں جی، یوں کہیں کہ قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے کہ جو تحقیقیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں وہ قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اس کو پیش نہیں کیا، ہم پیش نہیں کر پائے جس طرح بالکل بنیادی طور پر مفتی طاہر صاحب نے مثال بھی وشمس تجری المستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم اس کی لی تھی کہ سورج اور چاند اور ان سیاروں کا جو نظریہ گھومنے کا ہے اور حرکت کرنے کا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم نے چونکہ پیش نہیں کیا تھا اس طرح، اور سائنس نے آ کے پیش کیا ہے، تو اب سائنس کوئی مخالف نہیں رہی ہمارے مذہب کے، بلکہ سائنس نے تو وہی کر دکھایا ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ تو اسی چیز کی انہوں نے بھی وضاحت کی، اور سائنس کے ذریعے خدا کو سمجھنے کا، خدا کو سوچنے کا، خدا تک پہنچنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا۔ اور دوسرا جو خدا کی فطرت کی چیزیں تھی، جس میں فلکیات ہیں اور پہاڑ ہیں، یا تبدیلیاں جو ان میں آتی ہیں کائنات میں، ان تبدیلیوں سے جو ہے وہ سیکھنے کے مراحل وہ طے کرتے رہے۔ جی، عالمی مشرری کام، ہمارے ساتھ اور کون ہے؟ اسما صاحبہ، آپ اس کی ذرا پڑھ لیں اور کمنٹ بھی کر لیں۔ میں نے پہلے کر بھی دیا تھا، یہ دیکھیں، زلزلہ شناسی اور فلکیات میں نمایاں خدمات، جیسے ہم نے کہا کہ وہ اس میں یعنی عصری تعلیم کو بھی لے کے آنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا بھی قیام کیا، اور عالمی مشنری کا قیام کیا، یعنی یورپ سے باہر بھی انہوں نے فرانس میں اور اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی اپنی تبلیغ کی۔ اور مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ جہاں پہ جس جگہ پہ بھی تبلیغ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ اس مقامی زبان کو سیکھتے تھے، جیسے کہ ہم نے پچھلے جب آپ نے پریزنٹیشن دی تھی اس میں آپ نے وضاحت سے اس بات کو بیان کیا، اور ان کی زبان سیکھتے، ان کے کلچر کو اپناتے اور پھر اپنی تبلیغ کا کام کرتے، یعنی وہ تبلیغ کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے، اور ان کے رنگ میں رنگ کے، ان کے اس ماحول میں ڈھل کے پھر ان کو جو ہے نا اپنا پیغام پہنچاتے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، فوزیہ اکرم صاحبہ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، تحریک اسلام کلیسا، اچھا، پروٹسٹنٹ تحریک کے پھیلاؤ کو روکنا، کونسل آف ٹرینٹ میں کلیدی کردار، اور کیتھولک عقائد کا فکری دفاع، عشاء ربانی کی حقیقت پر زور۔ اچھا، ان کا نا ایک میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ نا یورپ میں یہ جب تحریک جنم لی تھی تو ایشیا، افریقہ اور امریکہ تک اس کا پھیلاؤ تھا، تو اور جس طرح کے پچھلی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا مختلف خطوں میں، یعنی سائنسی تعلیم اور مقامی زبانوں کا تو ان کا اثر تھا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مذہب پر بھی کام کیا،
اور پھر جو ہے نا ان کا مشن اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ہر علاقے کے علمی اور تہذیبی روایت کو سمجھتے تھے اور پھر اس علم کو بنیاد بنا کر مذہبی اور فکری جو ہے نا وہ مکری لوگوں کے اندر وہ فکری نفاذ جو ہے نا پیدا کرتے تھے مذہبی انداز سے. اور پھر ان کا نا جو یعنی ہندوستان میں ریاضی اور مسلم دنیا میں یہ فلسفہ اور سائنس کے ذریعے اس مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا. تو اس طرح سے یہ نا یہ صرف مذہبی سرگرمی میں نہیں رہے تھے بلکہ یہ علمی تحقیق میں بھی آگے بڑھے اور پھر اس سے آگے یہ نا ایک یعنی منظم حکمت عملی کے طور پر انہوں نے یہ ان ساری چیزوں کو استعمال کیا. تو اس طرح سے کچھ ہے. اور پھر نا انہوں نے یعنی کہ انہوں نے مذہبی تعلیم کو بھی یعنی حقیقت کے اس پہ لے کر آئے سامنے کہ اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور باقی چیزوں کو بھی انہوں نے زور دیا کہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, کسی ایک چیز کو انہوں نے یعنی کہ وہ نہیں چھوڑا. جی ماشاء اللہ. اس میں جو 4 نکات لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی پہلے میں نے مقدمے میں ذکر کیا کہ پروٹسٹنٹ جو ہے تحریک وہ تو اس کا ایک لحاظ سے جیزوٹ کی اتحادی تھی، لیکن اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا کیا انہوں نے کیا تھا، یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے. پہلے جو نقطہ بیان کیا گیا ہے، پروٹسٹنٹ جو ہے وہ جیزوٹ کے حمایتی تھے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جو حد اعتدال سے بڑھ گئی تھیں. لہٰذا انہوں نے اپنے اتحادیوں کے لیے یا اپنے ساتھ ملنے والوں کا بھی ایک فارمولہ طے کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے اس تحریک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ اس حد تک ان لمیٹیشن میں اگر آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں، اگر ان سے باہر جائیں گے تو پھر ہم ان کو روکیں گے. اور اسی طرح پھر کیتھولک جو کہ مخالف ان کا سمجھا جاتا تھا، یعنی جو پوپ کے حمایتی سمجھا جاتا تھا اور جیزویٹ تحریک کا مقابلے میں سمجھا جاتا ہے، ان کے عقائد کی دفاع کیا ہے. دفاع کیا ہے کیوں بھئی؟ وہ حقیقت پہ مبنی تھا، اس وجہ سے کچھ چیزوں میں ان کا دفاع کیا، اور جن چیزوں میں یعنی وہ باؤنڈری کراس کر رہا تھا تو ان کے خلاف ہوا ہے جیزویٹ. لیکن جو چیزیں حقائق پہ مبنی تھی وہ ان کو لاگو کیا ہے. اور اسی طرح یہ جو آخری نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کے تہوار تھے، جو ان کے مراسم تھے، جو عبادت کے مرکز اور محور چیزیں تھیں، جس میں وہ یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اور خون کے اور ان سے جو روٹی اور یہ چیزیں جو ہے ملا کے کوئی ہدیہ یا تحفہ یا وہ عبادت کا مرکز قرار دیتے تھے چیزوں کو، اس تہوار کو، انہوں نے اس کی حقیقت پر تو زور دیا، یعنی اس کے حقیقی پہلو پر ان میں جو اضافے ہو چکے تھے یا ان کے ساتھ جو ملاوٹ ہو چکی تھی اس کو مسترد کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہماری اصطلاح میں بدعات کو انہوں نے خارج کیا اور جو حقیقی چیز تھی، روحانی پہلو تھا، اس کو اجاگر کیا ہے. میں یعنی بات اچھا سمجھا پایا میں ہوں یا یہاں نہیں؟ پر جی ایک یہاں پر یہ بات کرنی کیا صرف انہوں نے صرف مذہبی اس کو میرے خیال میں تو یہ مذہبی مطلب مجھے یہ بتائیے کہ صرف مذہبی اس کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا تحریک کو، یا ساتھ مطلب یہ بھی تو ہے نا انہوں نے تعلیم سے یعنی باقی کی تعلیم کو بھی آگے بڑھایا اور اس دونوں کو لے کر چلے، یعنی ایک حکمت عملی اپنائی جس کی وجہ سے یہ پورے یورپ میں اس کا اثر پھیرا، گہرا اثر ہوا اس جی تحریک یہ کا. جی یہ جدید اور مذہب دونوں کو لے کر چل رہے تھے، لیکن مذہب میں جو خرافات آ چکی تھی، مذہب میں جو بدعات آ چکی تھی، غلو آ چکا تھا، جو باؤنڈری کراس کر چکے تھے، ان کو انہوں نے روکا، اور جو حقائق نہیں پیش کیے جا رہے تھے ان کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. جی ٹھیک ہے. جی خان محمد صاحب، آپ ذرا اس کے بارے میں پڑھیے گا. نظم و ضبط اور اطاعت. فوجی طرز کا سخت نظم و ضبط اور اسی طرح پوپ کی مکمل اطاعت کا چوتھا عہد، مشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا، انفرادی جی خواہشات کی قربانی. اب دیکھیں نا جی، جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ یہ ایک جو انہوں نے تحریک شروع کی تھی وہ ایک فکری اور تعلیمی تحریک تھی،
تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم تعلیم اور تنظیم کے ذریعے سے مذہب اور سماج دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے جائیں، افراتفری سے یعنی یہ دور رہیں۔ تو پھر یہاں پر جب انہوں نے یہ نظام بنا دیا تو پھر نظم و ضبط بھی ضروری تھی۔ تو اسی نظم و ضبط کو انہوں نے لے کر کے کچھ اصول اور قواعد جو ہے نا وہ جمع کیے، اور اسی کو وہ لے کر کے آگے گئے۔ اسی وجہ سے یہ جو ان کی تحریک تھی وہ کامیاب رہی۔ جی ماشاء اللہ، فوجی طرز کا سخت نظم و ضبط۔ اچھا خان محمد صاحب، اور یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا ان کا پروموٹ ہوا کہ اس وقت ہزاروں کے حساب سے سکولز ہیں ان کے، اور سینکڑوں کے لحاظ سے ان کی یونیورسٹیز ہیں۔ تو ان کی بنیادی وجہ ان کا ڈسپلن تھا، اور ڈسپلن کی وجہ سے یہ جو ہے وہ، یہ صرف ایجوکیشن میں نہیں، ان کے عبادت میں، ان کے طریقہ کار میں، اور دوسرا وہ مذہب سے بالکل کوئی جدا فنکشن لے کر نہیں چل رہے تھے، بلکہ جو ان کا ایک بڑا عالم جو پوپ جسے کہتے ہیں، اس کے اطاعت کا انہوں نے عہد کیا ہوا تھا۔ اور یہاں چوتھے عہد سے مراد ہے، کیونکہ وہ مرحلہ وار کچھ ان کے عہد ہوتے ہیں، تو ان میں سے چوتھا عہد اس کے اوپر وہ گامزن تھے کہ ہم مکمل اطاعت کے ساتھ چلیں گے، جو بھی سسٹم لاگو کریں گے اس میں یعنی رضائے علماء شامل ہوگی یا خوشنودی علماء شامل ہوگی جو ان کے بڑے تھے۔ اور اسی طرح وہ جنون کی حد تک تھے، ان مشن کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا مطلب ہے کہ ان کو جنون، جس طرح میں مثال دوں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، جس وقت بھی صبح کی نماز کے بعد بھی تبلیغ کا پروگرام بنے، وہ ان کا امیر کہے یا ان کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو ریڈی ہیں، عشاء کے بعد ریڈی ہیں، دوپہر کے بعد ریڈی ہیں، یعنی کوئی وہ وقت نہیں دیکھتے، کوئی ٹائم نہیں دیکھتے، کوئی جگہ نہیں دیکھتے، موسم نہیں دیکھتے، بلکہ ہمہ وقت وہ تیار رہتے ہیں، تو ایک جنون کی حد تک۔ اور آخری بات جو یعنی جو اپنی ذاتی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو وہ قربان کرتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ذاتی فائدہ ہوگا یا نہیں، اگر تحریک کو کوئی فائدہ ہوگا، مشن میں کوئی اگر کام کرنا ہے تو پھر اپنی ذات کو وہ پیچھے کر دیتے۔ اور یہی اصل میں وہ بنیادی عنصر ہیں اور عناصر ہیں جو کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے، اس میں جنون ہونا چاہیے، نظم و ضبط ہونا چاہیے، عہد ہونا چاہیے، اور جو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے مشن کو بنائیں۔ تو میں یوں کہوں گا کہ ہم مدرسہ ڈاٹ پی کے حوالے سے بھی بار بار اسی چیز کو رپیٹ کرتے ہیں اور دہراتے ہیں کہ ہمیں مدرسہ ڈاٹ پی کے چلانے کے لیے ہم ایک جنون کی حد تک ہوں، نظم و ضبط کے ساتھ ہوں، اور عہد کے ساتھ چلیں، اور اپنے آپ کو سے بالا طاق ہو کر، یعنی اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ کے جو ہے وہ ایک تحریک کے ساتھ چلیں۔ تو یہ صورتحال تھی ان کی بھی چلنے کی۔ جی حافظ احتشام الازری صاحب۔ جی میں ذکر کر دیتا ہوں خلاصہ اور اثرات کے حوالے سے۔ یہ سلائیڈ ہے۔ یہ صرف پادری نہیں بلکہ سائنسدان اور ماہرین تعلیم بھی تھے۔ یعنی جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ صرف مذہب کے ساتھ ہی جڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ روایت کے ساتھ جڑ کے جدت کی طرف سفر کر رہے تھے، اور روحانیت اور عقل کا ملاپ جو تھا یہ ان کی طاقت بنا۔ یعنی انہوں نے عصر حاضر کے تقاضوں کو جانا، لوگ کیا چاہتے ہیں اور لوگ کس طرف جانا چاہتے ہیں اس چیز کو سمجھا۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر بھی پورا اترے، اور ساتھ ساتھ مذہبی اعتبار سے بھی اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہے۔ تو یہ چیز ان کی طاقت بنی، اور تاریخ میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ روایت سے بالکل کٹ نہیں گئے، اپنی اصل سے جدا نہیں ہو گئے۔ چیز وہ ختم ہو جاتی ہے جو اپنی اصل سے جدا ہو جائے، اگر اصل کے ساتھ جڑ کے جدت کی طرف سفر کیا جائے تو وہ چیز لازوال ہو جاتی ہے، اور تاریخ میں اسے بہترین الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ تو گویا ان کا بھی یہی کردار رہا، اور آج اس لیے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے روایت کے ساتھ جڑ کے جدت کی طرف سفر کیا، اور دنیا کے اوپر انہوں نے اپنا امپیکٹ چھوڑا اور اثر چھوڑا۔ جی ماشاء اللہ،
मेरे ख्याल में अब जो है वो आखिर में एक पॉडकास्ट है वो सुन लेते हैं, और उसके बाद सारे अहबाब से तासुरा लेते हैं, और मुफ्ती कामरान शहजाद साहब को भी आखिर में ज़ामत देंगे कि वो भी इजहार ख्याल फरमाएंगे। पहले पॉडकास्ट जो है वो उसको सुन लेते हैं। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां टकराव है ईमान। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी, जी आ आवाज आ रही रही है। है। है और एक ऐसे जबरदस्त मजहबी ग्रुप का जन्म है जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की तारीख का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है एक बहरान के ऐन बीच से उभरने की। तो सवाल यह है कि एक ऐसा इदारा जो 1500 साल से कायम हो, वो क्या करता है जब उसकी पूरी दुनिया ही बिखरने लगे। जहन में लाइए, ये 16वीं सदी है। कैथोलिक चर्च जो सदियों से यूरोप पर आप कह सकते हैं एक तरह से राज कर रहा था, वो एक शदीद बहरान से गुजर रहा था। उसका इख्तियार, उसकी तालीमात, सब कुछ एक बहुत बड़े चैलेंज के सामने था। और जनाब, इस बहरान का एक नाम था द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये कोई मामूली तहरीक नहीं थी। इसने तो पूरे यूरोप को मजहबी बुनियादों पर बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सदियों से जो चर्च का इक्तदार कायम था ना, उसकी जड़ें हिलाकर रख दी थी। तो अब यूरोप में आमने सामने दो कैंप्स थे। एक तरफ था कैथोलिक चर्च जो कहता था कि पोप का इख्तियार मुतलक है, फाइनल है, और सदियों पुरानी रसूमात वैसी चलती रहेंगी। और फिर दूसरी तरफ थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स। वो कह रहे थे नहीं, वो पोप के इस इख्तियार को और कुछ रसूमात को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे थे। तो ये सिर्फ कोई आम मजहबी बहस नहीं चल रही थी, ये असल में पूरे यूरोप की रूह की लड़ाई थी। तो इस पूरी अफरा तफरी और तकसीम के माहौल में कैथोलिक चर्च ने क्या किया? क्या वो सिर्फ देखता रहा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ डिफेंस नहीं खेला, बल्कि आगे बढ़कर एक बहुत ही मुनज्जम और स्ट्रैटेजिक जवाब तैयार किया। और इस जवाब का, इस रिस्पॉन्स का जो मरकज था, वो एक नया ग्रुप था। एक ऐसा ग्रुप जिसे खास तौर पर एक्सक्लूसिवली इसी बहरान से निमटने के लिए बनाया गया था। उनका नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस, जिनको हम जेसुइट्स के नाम से जानते हैं। और सामने जो ये निशान है, ये इन्हीं की अलामत थी, डिसिप्लिन और इल्म पर मबनी ईमान की एक जबरदस्त निशानी। अब जेसुइट्स को अगर ठीक से समझना है ना, तो इनकी इस ऑफिशियल मोहर को समझना जरूरी है। इनकी पूरी पहचान, इनका मकसद, सब कुछ इसी एक निशान में छुपा हुआ है। तो चलिए इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर इस पेचीदा से निशान का मतलब है क्या? इसका हर एक हिस्सा, हर एक डिटेल उनकी कहानी का एक चैप्टर है, एक टुकड़ा है जो हमें कुछ बताता है। ओके, सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में देखते हैं। यहां लिखा है IHS। ये क्या है? ये असल में ग्रीक जबान में जीसस के नाम के पहले 3 हुरूफ हैं, और यही उनकी हर चीज का मरकज है। उनका ईमान, उनका मिशन, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। फिर इन हुरूफ के गिर्द आप देखें, सूरज की किरणें फैल रही हैं। ये इस बात की अलामत है कि वो इस रोशनी को, इस सच्चाई को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहते, बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। और फिर IHS के एच के ऊपर से, बिल्कुल सेंटर से एक सलीब निकल रही है। ये इस बात को शो करती है कि उनके नजदीक मसीह की कुर्बानी कितनी मरकजी, कितनी अहम हैसियत रखती थी। ये उनके मिशन की बुनियाद थी। और आखिरी चीज, सलीब के नीचे ये 3 कील, इनका मतलब दोहरा है। एक तो ये कुर्बानी की निशानी है, लेकिन इसके साथ साथ ये हर जेसुइट के 3 बुनियादी अहद या वाउस की भी अलामत है: गुर्बत, पाकदामनी और मुकम्मल इताअत। तो देखा, इस एक निशान में हर चीज का मतलब है, और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो ये तो हो गई इनकी अलामत, इनकी पहचान। लेकिन जेसुइट्स ने इस पूरी पहचान को अमली शक्ल कैसे दी? उन्होंने प्रोटेस्टेंट तहरीक के जवाब में, जिसे काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं, एक बहुत ही वाजे, क्लियर कट हिकमत अमली बनाई। इनकी पूरी स्ट्रेटजी असल में 3 मजबूत सतूनों पर खड़ी थी। पहला सतून था आला तालीम। उन्होंने बेहतरीन स्कूल्स और यूनिवर्सिटियां बनाई ताकि आने वाले लीडर्स की जहनियत कैथोलिक अकीदे के मुताबिक हो। दूसरा सतून ग्लोबल मिशनरी काम, मतलब नए नए मुल्कों में जाकर अपने अकीदे को फैलाना और प्रोटेस्टेंटिज्म का मुकाबला करना। और तीसरा और शायद सबसे अहम सतून, पोप से मुकम्मल वफादारी। उन्होंने खुद को पोप के सबसे डिसिप्लिन एजेंट्स के तौर पर पेश किया, जो इनके इख्तियार का हर हाल में दिफा करेंगे। ये एक जबरदस्त और इंतहाई कामयाब प्लान था। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? इसका असर क्या हुआ? वेल, सोसाइटी ऑफ जीसस ने तारीख पर एक इतना गहरा और ना मिटने वाला नक्श छोड़ा है, जो आज तक महसूस किया जा सकता है।
उनके असरात को देखें तो वो दुनिया भर में कैथोलिक तालीम के पायनियर्स बन गए। ईसाइयत को दुनिया के दूर दराज इलाकों तक फैलाने में उनका अहम किरदार था। इतना ही नहीं, वो बादशाहों और हुक्मरानों के खास मुशीर बन गए, उनकी पॉलिसीज पर असरअंदाज हुए, और इनकी ये लेगेसी, ये मिरास आज भी जिंदा है। खासतौर पर तालीम और सोशल जस्टिस के मैदान में इनका काम आज भी जारी है। तो आखिर में जेसुइट्स की ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें क्या सिखाती है? ये हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि जब एक मुनज़्ज़म ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप किसी पुख्ता यकीन के साथ खड़ा हो जाए तो वो वाकई तारीख का रुख मोड़ सकता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि आइडियाज में और ऑर्गेनाइजेशन में इतनी जबरदस्त ताकत छुपी होती है। जी माशाल्लाह। बेहतरीन। अच्छा, इस पॉडकास्ट से पहले तो मैं ये समझ रहा था ना कि प्रोटेस्टेंट ये कैथोलिक के मुकाबले के अंदर आए हैं, लेकिन इसके सुनने के बाद मुझे ये समझ में आई कि कैथोलिक के मुकाबले में एक और तहरीक आई थी मैदान में। तो उस तहरीक को मतलब उसके मुज़िर असरात से बचने के लिए कैथोलिक ने ही ये प्रोटेस्टेंट वाला जो नजरिया है या ये तहरीक है इसको शुरू किया। और इसका किरदार यही था कि दोनों चीज़ों को जोड़े और एक ऐसा मुतदिल रास्ता इख्तियार किया जाए कि कैथोलिक की जो हकीकत है या उसके जो नज़रियात है वो भी कायम रहें, और ये जो नई तहरीक चल रही है तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें ले ली जाएं, ताकि एक दरमियाना रास्ता निकल आए और सबकी जान बख्शी हो जाए। तो ये मैं जी ठीक समझूं? हाँ जी, इससे आप ठीक समझे हैं, लेकिन इससे इसने थोड़ी सी वो माइंडली तौर पर मेरी मालूमात से हटके, यानी जो हमने तैयार किए हैं स्लाइड्स उससे हटके ये कंसेप्ट दिया है। इस कंसेप्ट थोड़ा सा फ़र्क रखता है कि असल तहरीक जो थी वो जेज़ुइट थी और उसकी हिमायत में प्रोटेस्टेंट थे, और उसके मुकाबले में कैथोलिक थी। जो आपने समझा है थोड़ा सा फ़र्क के साथ बिल्कुल उसके, और यही उन्होंने पॉडकास्ट वालों ने भी जो आपने समझा है वो बताया है। तो पॉडकास्ट बाज़ औक़ात आपको पता है ना, कंसेप्ट को थोड़ा सा इधर उधर हिला जुला हम्म। देती है। तो जो मैंने पहले भी बयान किया है कि जेजुइट अपनी एक अंदर तहरीक थी, और उस तहरीक की हिमायत में प्रोटेस्टेंट आए और उसके मुखालफत में कैथोलिक आए। कैथोलिक गोया के कदीम थे, और प्रोटेस्टेंट जो हम्म। है वो जदीद फर्ज जदीद साहब, थे। क्या ये जो जेसुइट है ये आखिर में नहीं आई थी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बाद में नहीं आई थी, या ये पहले आई तो उसके मुकाबले में फिर कैथोलिक आए? नहीं, पहले प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों मौजूद थे, लेकिन हाँ। उनकी उनकी तहरीक इतनी फ़ाल और एक्टिव नहीं थी। जब नई ये तहरीक ने जन्म लिया और इस हद तक आ गए कि वो होल्ड हासिल करना के मरहले में आ गए, तो उस सूरत में उन्हें फिर ज़ाहिर है जो छोटी जमातें होती हैं फिर वो हिमायत या मुखालफत में उतर आती हैं ना। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनी है। जी मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इल्मी तौर पर, क्योंकि हम एक इल्मी मैदान में, इल्मी दायरा कार में, तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं। तो मुझे जो लगा है कि तालीम जो है वो असल उनकी पावर थी। बहुत सारे काम और भी थे, लेकिन असल जो नज़्म व ज़ब्त के साथ तालीम, आगाही और तालीम को फिर मजहबी रंग देकर या मज़हब के साथ मिलाकर चलाना, इसी तालीम को फिर डिसिप्लिन के साथ चलाना, इसी तालीम को फिर आगे यानी दूर रस प्रोग्राम और प्लानिंग के साथ लेके जाना, ये मेरे जहन में था। आप लोगों के जहन में इस पॉडकास्ट से, इस हवाले से क्या कुछ चीज़ें आई हैं? अपने अपने इजहारात बयान करें। मैं यहाँ दो बातें जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम बार बार इस तारीख को ही समझना चाह रहे हैं ना, जो हमें से इतना समझ नहीं आ रही है। तो मैं फाइनल इसके ऊपर ये बात जो समझाऊं वो ये है कि असल में कैथोलिक एक खालिस मजहबी एक सोच थी, या उसके मुताबिक एक फिरका था। ठीक है। तो उसके मुकाबले में प्रोटेस्टेंट आ गए, जिन्होंने बिल्कुल मजहब बेजारी का नारा लगाया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि कैथोलिक गोया के ये जो कदीम मदारिस हैं हमारे, वो गोया के इस शक्ल में हैं। ठीक और है।
और ये जो प्रोटेस्टेंट थे वो खालिसतन जो यूनिवर्सिटी वाले लोग और जी यूरोप के दिलदादा लोग, वो अपने नजरियात पेश कर रहे थे कि मजहब की अब जरूरत नहीं रही। तो जब ये 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 खींचातानी शुरू थी जी। कौन गल सही है। हर अच्छा, गल जब सही है खींचातानी शुरू बिल्कुल। थी तो इनको इत्तदाल पे लाने के लिए, क्योंकि दोनों चीजें अहम है, दोनों चीजों की जरूरत है, तो ये जैसविट ये बीच में आए और इन्होंने कहा कि यार ये जो बुनियादी जामित अकायद रशीद हैं वाले ना जो हमारे। ये नहीं, जेसुइट हम तो जावेद है रशीद नहीं को नहीं, नदवा ना वाले। बीच मदरसा में डाट पी लाए। के बनाना है, मदरसा नहीं, डाट पी के बनाना जावेद है रशीद को दुनिया नहीं लाना हमने भाई, मेहरबानी करें। नदवा को ले आते हैं, नदवा को। हाँ, नहीं, नदवा को भी ना लाए। अच्छा, वो फिर ये हुआ कि आपा वो को भी ले आओ। जेसुइट आए और उन्होंने कहा कि यार आप लोग भी जरूरी हो बुनियादी अकायद में, और ये जो प्रोटेस्टेंट हैं ये भी जरूरी हैं जो जदीद चीजों के अंदर ना, जदीद तालीम में, जदीद साइंस के अंदर वगैरह वगैरह, तो दोनों को जोड़कर उन्होंने एक राह इत्तेदाल निकाली। तो ये बिल्कुल इसकी मिसाल यही है मदरसा डाट पी के उन्होंने जो कदीम निसाब है उसके ऊपर भी सारा काम किया, और जो जदीद यूनिवर्सिटीज़ की तालीम है उनको भी साथ जोड़ा, और साथ में जो इस वक्त ये जो मशीन का दौर चल रहा है, जिद्दत का एआई का दौर चल रहा है, तो उसको भी साथ मिला दिया, और सबका एक मिलाप करके, मिलाप कह दिया, और सबको एक इकट्ठा करके, और उसके नतीजे में जो निकलने वाले नतायज हैं वो उलमा के सामने रख दिए कि दोनों चीज़ों को अपने अपने दायरे में लेने की, साथ रखने की ज़रूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा नतीजा निकाला है। और मेरे ख्याल में यही बात है असल, इसी नतीजे पे मेरे उसके मुताबिक तो पहुंचना चाहते थे। जी अपने ये अपने। मौला ताहिर साहब ने जो है ना समंदर को कुएं में बंद कर दिया, अभी बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई, समझ आ गई। जी हाँ, हाँ, दरिया में बात भी बंद वाज़ेह किया है। होगी। और एक चीज यहाँ पे एक और ऐड करूंगा, बड़े मजे की है, वो ये कि जब हम लोग निज़ाम तालीम पढ़ रहे थे ना, उसके ऊपर जब सेशंस हुए थे, तो उसमें एक बात ये सामने आई थी कि जब इस्तेमार आया था, तो इस्तेमार को अब यहाँ पे थोड़ा सा आप तकाबल करें इस तरफ जनूब मशरकी एशिया के ऊपर ना, यानी इंडोनेशिया मलेशिया इधर भी आया था इस्तेमार, और उस तरफ बरे सगीर के ऊपर भी था। तो निज़ाम तालीम वहाँ बरे सगीर के अंदर जो उसने नाफज किया, तो उसमें आपने देखा कि यकीनन उसने निज़ाम तालीम ऐसा ही देना था कि जिससे लोगों को नौकरी वाली सोच आए। क्योंकि उन्होंने अपने वाला निज़ाम तालीम तो देने नहीं था जिससे बंदा किंग बने जाके ना, जिससे बंदा जाकर कुछ कुछ मुल्की सतह पर कुछ करे। उसने तो यही करना था ना कि भाई आओ और बस सिर्फ नौकरी के लिए बस ये पढ़ो और वही सोच पैदा करो अपने अंदर। अच्छा, यही चीज उसने यहाँ आकर आचे में और यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया के इलाकों में भी कोशिश की। लेकिन उस वक्त के जो मुस्लिम हुक्मरान थे उन्होंने एकदम से भांप लिया कि भाई ये नहीं करने देंगे आपको। उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियंस के स्कूल भी बनाए, आचे में भी बनाए, स्माट्रा में भी बनाए, दाएं बाएं भी बनाए। तो यहाँ के जो हुक्मरान थे, आपको पता है कि यानी यूं कह लें कि ट्रेडर्स, जो अरब ट्रेडर्स आए थे, तो जब इस्लाम यहाँ पे कबूल किया गया था तो सबसे पहले यहाँ के हुक्मरानों ने किया था। तो उस वक्त से इस्तेमार तक का जो वक्त था, यहाँ के हुक्मरान जो है वो थेट जो है वो इस्लाम पसंद और यूं कह लें कि सूफिया किस्म के लोग चले आ रहे थे। और फिर जब खिलाफत उस्मानिया उधर चल रही थी, तो खिलाफत उस्मानिया से उन्होंने जो अलक़ाबात थे सल्तनत के और सुल्तान के, और वो सारे वो भी इन्होंने यहाँ पे लाकर लागू किए, और आज तक वो सल्तनत और सुल्तान के नाम से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश ये की कि भाई नहीं, हम निज़ाम तालीम को नहीं बदलने देंगे। हालांकि इस्तेमार था लेकिन निज़ाम तालीम नहीं बदलने दिया। आज उसका आपको मैं नतीजा बताऊं, वो ये है कि देखें हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में जो यूनिवर्सिटीज से या जो स्कूल कॉलेजेस से लोग आते हैं, वो सिर्फ नौकरी की शक्ल में होते ही नहीं होते। उनके जहन में हमेशा यही लालच है, उनके जहन में हमेशा यही सोच है कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए, और डिग्रियां भी इसीलिए हासिल करेंगे, और बस सिर्फ नौकर या मुलाजमत मिल जाए, बस बाकी टेंशन कोई नहीं है मेरी कि मैं कोई बड़े सतह पर कोई पैगाम लेकर आऊंगा, बस नौकरी मिल जाए, आराम से सोना है, फिर बस मर गए तो पीछे से पेंशन मिलनी चाहिए बच्चों को, और क्या है। तो जबकि यहाँ पे वो निज़ाम तालीम अभी तक चल रहा है, और महातीर ने जो इनकलाब अपने मुल्क के अंदर लाया है वो थ्रू एजुकेशन लाया है। उसने सबसे पहले ये काम किया कि अपने मुल्क से बहुत काबिल काबिल बच्चों को उठाकर यूके यूएसए की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भेजा, और प्लान ये था कि 10 साल बाद ये बच्चे जब वापस आएंगे तो इस मुल्क के अंदर एजुकेशन के जरिए इनकलाब लाएंगे। वो कह रहा है कि 10 नहीं, 4 साल बाद मुझे वो इनकलाब का वो मुझे हदफ हासिल हो गया जो मैं चाह रहा था।
اور हम्म। آج بھی ملیشیا میں آپ سرچ کریں، ہر سال جو بجٹ بنتا ہے اس میں ایجوکیشن فرسٹ نمبر پر ہے، ان کے ہر بچے کو اسکالرشپ ملتی ہے۔ ہم تو مارے مارے پھر رہے ہیں یہاں پہ، ہمیں دیتے ہی نہیں ہے، ایک سمسٹر کی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ شاید بھاگ نہ جائے پاکستانی ہے، پھر دوسری کی دیتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں کو یہ شروع سے اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اور وہ بچے جو ہے نا وہ ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے باہر سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک تحریکی ذہن والے بچے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ دیکھیں، وہ پوری ایک ہسٹری ہے نظام تعلیم کی، جو وہاں بر صغیر کے اندر ہمیں دیا گیا، اور ہم نے اس کو بڑے خوش دلی سے قبول کیا، اور آج اس کے ریزلٹ، اور جو یہاں پہ آیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، اور آج اس کے ریزلٹ دیکھ لیں۔ یہ میں نے جی ایڈ کرنا تھا اس میں۔ ماشاء اللہ، بالکل بالکل اسی تحریک کا جو ہے میرے خیال میں آپ نئے انداز میں اور ملیشیا کے انداز میں ذکر کر رہے ہیں جی۔ اور مرتضیٰ بھائی؟ جی فرد بھائی، یہی جو مفتی حسن صاحب نے بات کہی ہے نا کہ ہمارا جو تعلیمی نظریہ ہے وہ چینج ہونا چاہیے۔ ہم صرف ملازمت تک یا پیسوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ ہم کچھ بڑا کرنے کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچیں۔ اور ہمارے پاکستان میں یہی ہے، آج کل تو بلکہ یہ ذہن بنے گا کہ یار پڑھائی کے بعد بھی جاب نہیں ملتی، لہٰذا بچوں کو پڑھانا ہی چھوڑ دیا، اس کو کوئی ہنر سکھوا لو، کوئی بھی سکھا لو تو زیادہ کل کوئی چار پیسے تو آئیں گے نا۔ یہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ لوگوں کا نظریہ بنتا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے پڑھائی سے بچوں نے اس وجہ سے چھڑوا دیا کہ ہمیں تو کوئی پیسے ملنے نہیں ہیں۔ یعنی ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسٹڈی کے ذریعے، پڑھائی کے ذریعے، علم کے ذریعے کچھ بڑا کام جو ہے نا وہ انجام دینا ہے، جس کی پھر ہمیں اس کی سزا بھی تو مل رہی ہے نا پوری دنیا کے اندر۔ جہاں پہ ہمارا وہ ذہن نہیں ہے، جہاں پہ ہم کچھ بڑے کارنامے نہیں کر رہے تو ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ اس لیے پڑھائی کو ہم ایز اے صرف جاب نہ لیں، ایز اے صرف ملازمت نہ لیں، بلکہ ایز اے بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے، ایک لیڈرشپ ابھارنے کے لیے ہم جو ہے نا اس کو پڑھیں تو ہمارے اس میں جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے جی۔ اسما صاحبہ؟ جیسے ہم نے ابھی تک سلائڈیں بھی دیکھی، اس پہ گفتگو ہوئی، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں اس تحریک سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اگر ہمارے نظام میں کوئی مطلب کمی نظر آ رہی ہے نا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے الٹ کھڑے ہو جائیں اور ہم یہ کہیں کہ نظام خراب ہے، نظام خراب ہے، بلکہ ہم اس نظام میں بہتری والی کوئی چیزیں لے کے آئیں، بہتری کے حل لے کے آئیں، اور پھر ہم اس کو ساتھ چلائیں، تو تب ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ تھا کہ چرچ کا نظام خراب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح اس کو صحیح کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ دوسری تعلیم کو انہوں نے مرج کیا، تبلیغ کے سسٹم کو بڑھایا، تو پھر جو ہے نا انہوں نے اپنے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کے مقصد کو پورا کیا۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اقرا شریف صاحبہ، آپ اپنے اظہار کریں، رائے دیں۔ شاید اقرا شریف صاحبہ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ شکیل صاحب موجود ہیں؟ جی شکیل صاحب کی شاید بھی خراب ہے۔ اچھا، ابرار صاحب؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پچھلے سال ہم نے جب اس تحریک کو پڑھا اس وقت، اور ابھی جب ہم ایک سال بعد دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو پس منظر تھا تو وہ کچھ دھندلا سا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ تازگی ہو گئی، اور اس وقت ہم جب دیکھ رہے تھے تو چیزوں کو نا زوم ان کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت قریب سے جا کر کے۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ اسی وقت تازی تازی معلومات ملی ہیں اور ان کے اداروں اور ان کے کام سے ہمیں واقفیت حاصل ہوئی ہے، لیکن ایک سال بعد جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ زوم آؤٹ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کیوں پڑھ رہے تھے، یا ہمارے سامنے سے یہ کیوں گزارا جا رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں، اور یہاں پہ جو بھی تحریک یا کوئی بھی مضمون یا کوئی بھی عنوان ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ مدرسہ ڈاٹ پی کے افراد کی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے یا اس کی نشو و نما کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں سمجھ آئیں، جو آج آپ نے جو پہلے پریزنٹیشن بھی پیش کی، پھر پوڈ کاسٹ بھی ہمیں سنائی، تو سب سے جو پہلی چیز مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ افراد سے نہیں چلتی، وہ نظام سے چلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنا نظام کتنا زبردست بنا لیا تھا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا، اور کس طریقے سے آئے، یعنی انہوں نے بہت سارے شعبہ جات تھے وہ بھی آپ نے دکھائے، گزشتہ اپنے ریکارڈنگ جو بھیجی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھے شعبہ جات بہت سارے تھے، لیکن نظم بڑا مضبوط تھا۔ تو ایک یہ چیز ہے
کہ हम लोग अफराद तक न रहें, अपना निज़ाम बना दें। और ये चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है मदरसा डॉट पी के में कि कोई हीरोइज्म नहीं है, आप काम कर दें, निज़ाम बना दें, आप न भी हो, निज़ाम चलता रहे। तो एक तो ये चीज़ हमें समझ में आई। दूसरा हमें ये समझ में आया कि तालीम जो होती है वो एक वक्ती सरगर्मी नहीं होती, बल्कि वो मुआशरे में, समाज में तब्दीली का बहुत बड़ा उनसर होता है। आपने अगर मुआशरे में तब्दीली लानी है तो तालीम के ज़रिए से लाएंगे। ये वो एक यूं समझ लें कि एक मंतकी और अकली चीज़ है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये जो अकली चीज होती है ये पूरी दुनिया के हर खित्ते में, हर जगह पे ये आम पाई जाती है। यानी हर एक बंदा इस चीज को समझ लेता है, क्योंकि वो चूंकि आम तौर पे जहन में आने वाली बात होती है। तो इन्होंने तालीम को हदफ बनाया और वहां से ये फिर तब्दीली का इन्होंने आगाज किया। और यही चीज हमें मदरसा डॉट पी के में भी नजर आती है कि हमने अपनी सरगर्मियों को या अपनी सलाहियतों को दीगर बहुत सारे शोबाजात में तकसीम नहीं होने दिया, ज़ाया नहीं होने दिया, या उन पे खर्च नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम को अपना हदफ बनाया और इल्मी सहूलत की जस्तजू या उसमें सहूलतकारी, बस इसको अपना हदफ बनाया और इसी पे हम लगे हुए हैं। अच्छा, तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि इन्होंने लीडर पैदा किए, फॉलोवर पैदा नहीं किया। आपने देखा कि जिस तरह आपने जिक्र भी फरमाया और हमारे सामने ये चीज आ गई कि इनके जो हजरात मतलब जो इनके नज़म से गुजरे, तो वो मजहबी शनाख्त भी रखते थे, मजहबी यानी उनकी एक पहचान भी थी, उसमें भी रसूख था, और साथ साथ में वो असरी उलूम से भी वाबस्ता थे। तो वो दानिश्वर भी थे, वो वहाँ के बादशाहों के साथ या मजहबी हजरात के साथ उनके वो मुशीर भी रहे। तो यूं करके वो लीडर यानी तैयार करते थे, वो फॉलोवर तैयार नहीं करते थे। यानी उनकी खुद अपनी एक समझ बूझ होती थी, ऐसे नहीं कि किसी ने कोई नारा लगा दिया और उसके पीछे चल पड़े। तो ये चीज हमें यहाँ पे सीखने को मिली। और हमें यहाँ पे मदरसा डॉट पी के में भी यही चीज नजर आती है कि ये अभी आप जूम अ, बंद होगा तो फिर उसके बाद दोबारा कनेक्ट हो जाएगी। जी। जी माशाल्लाह, अब्दार साहब अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं। अभी वो ज्वाइन नहीं हेलो। दोबारा से, जी दोबारा से वो अभी ज्वाइन नहीं हुए। अच्छा। जी। आ गए। अम, हाफिज एहतशाम अल अजरी साहिब हमारे, आप आखिरी हैं मेरे ख्याल में। हम। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम मैं पहले भी इस चीज़ का खुलासा दे चुका हूँ। मैं बार दिगर वही जिक्र किए देता हूँ कि आज जिस तरीके बारे में हमने पढ़ा है, अगर हम इसे मदरसा डॉट पीके के साथ रिफ्लेक्ट करके देखें और उसके साथ जोड़ के देखें, चूंकि हम इन तरीकों को इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम इनसे सीखें कि इन्होंने दुनिया के अंदर कैसे अपना इम्पैक्ट डाला है। और बीएनई ही मदरसा डॉट पीके भी आज इसी तर्ज के ऊपर के रिवायत के साथ जुड़ते हुए और जिद्दत की तरफ सफ़र कर रहा है। और वही तहरीकें और वही आप कह लें कि वो लोग कामयाब होते हैं जो अपनी रिवायत के साथ जुड़े रहते हैं और अपने जिद्दत की तरफ सफ़र करते हैं। तो गोया ये तहरीक भी उसी का एक पेश ख़ैमा थी और उसी का एक मजहर थी। इसी को हम फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह मदरसा डॉट पी के भी अपने तमाम अहबाब के लिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए यही कर रहा है और बेहतर अंदाज में मुआशरे के अंदर इम्पैक्ट डाल रहा है। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम बात मुकम्मल करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन या राय हो तो बयान करें। जी ठीक है फिर। मुर्तज़ा भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ठीक। ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। जजाकुमुल्लाह।